नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा धारा 35 तक और अब हम देखेंगे धारा 36 से धारा 40 तक। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सभी धाराओं के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होता जाएगा, पता चलेगा। और अपने फेयर कॉपी में इसको लिखने का प्रयास करिए और डायरेक्ट लेकर बैठिए और जो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसको अपने डायरेक्ट में, बीएनएस के डायरेक्ट में उसको देखते रहिए, समझते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 36। धारा 36 कहता है कि विकृचित व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के बारे में यह बताता है। धारा 36 कहता है कि भले ही कोई कार्य करने वाला व्यक्ति जैसे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त या नशे में धुत या नाबालिग अपने शरीर या मानसिक स्थिति के कारण दंड का दोषी न होगा, फिर भी उसके विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार बना रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि वह व्यक्ति सामान्य होता है। मुख्य सिद्धांत इसका है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो सामान्य एक दंडनीय अपराध होता, लेकिन वह काम करने वाला व्यक्ति बचपन या समझ की अपरिपक्वता या मानसिक विकृति या नशे या किसी गलत धारणा के कारण कानून रूप से अपराधी माना जाता, तब भी पीड़ित को अपनी या अपनी संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आपको मारने की कोशिश करता है। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यानी पागल व्यक्ति है और आपको मारने का कोशिश करता है। वह अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन धारा 36 के तहत आपको अपनी रक्षा करने का वही अधिकार है जो आप इस्तेमाल करते जब वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगर हम दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप एक ऐसे घर में हैं जहां प्रवेश करने के लिए आप कानूनी रूप से हकदार है, यानी अपने ही घर में अगर आप जाते हैं, एकदम अंधेरी रात है, लगभग 12 वगैरह बज रहा हो, और अगर कोई व्यक्ति आपको गलतफहमी के कारण चोर समझकर आप पर हमला करता है तो वह अपराध का दोषी नहीं है, लेकिन आप अपनी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। तो धारा 36 हमें क्या कहता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 36 को। अब हम देखेंगे धारा 37 को। धारा 37 में क्या है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा सीमा निर्धारित करना और निर्धारित करेगी। पहला है लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। और दूसरा है लोक सेवक के निर्देश से किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तीसरा है जहां लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय है, वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है। धारा 37 में है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है से संबंधित है। यह धारा उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जब कोई व्यक्ति अपनी या किसी और की रक्षा के लिए मृत्यु तक करने का अधिकार नहीं रखता है। जैसे कि जब कोई लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी कानून के तहत कोई कार्य कर रहा हो या किसी लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य कर रहा हो या जब सहायता के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो, ठीक है। लोक सेवकों के कार्य यदि कोई लोक सेवक अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होता है, जब तक कि व्यक्ति को यह न पता हो कि वह लोक सेवक नहीं है। दूसरा, सहायता उपलब्ध होने पर यदि किसी व्यक्ति को लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो तो वह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं रखता। अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं, यानी किसी भी परिस्थिति में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उतने ही बल तक सीमा है जितना कि बचाव के लिए आवश्यक है, इससे अधिक नुकसान पहुंचाना अनुमन्य है। सबसे इंपॉर्टेंट धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित कर सकते हैं आप? अगर कोई आपको मृत्यु होने की आशंका हो, आपको अगर मृत्यु होने की आशंका हो रही हो, वह धारा 37 को ध्यान में रखते हुए मृत्यु होने की आशंका हो रहा हो, तब कर सकते हैं। घोर पाती 124 को के अधीन अपराध कारित करने की दशा में कर सकते हैं। बलात्कार या प्रकृति विरुद्ध कामतृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, व्यापरण और अपहरण के आशय से किया गया हमला, एसिड अटैक यानी अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने का प्रयास करने का परिणाम स्वरूप घोर उपाधि कारित हो, तब आप
प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कर सकते हैं। शरीर की निजी रक्षा का अधिकार कुछ खास परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु तक विस्तारित हो सकता है। यह तब होता है जब हमला इस प्रकार का हो जैसे उससे मौत, गंभीर चोट हो, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, कैद, अपहरण या एसिड हमले की आशंका हो। इन परिस्थितियों में आत्मरक्षा के लिए हमलावर की जान लेना अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है। और निजी रक्षा का अधिकार, यह धारा आत्मरक्षा के अधिकार को मृत्यु तक बढ़ाने की बात करती है। परिस्थितियां इसमें, यह अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होती है। जैसे आप लोग यह जानिए कि जान से मारने के इरादे से हमला अगर कोई कर रहा हो तब, गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से हमला हो रहा हो तब, बलात्कार करने के इरादे से हमला कर रहा हो तो तब, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के इरादे से हमला किया जा रहा हो तब, अपहरण करने के इरादे से हमला हो तब, एसिड फेंकने या देने का कृत्य जिससे गंभीर चोट की आशंका हो तब। कानूनी परिणाम है कि इन परिस्थितियों में आत्मरक्षा में की गई हत्या को कानूनी रूप से उचित ठहराया जाएगा और व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। उपयुक्त परिस्थितियों में मृत्यु धारा 37 के निबंधनों के अधीन ही कारित की जा सकती है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 38 को। अब हम देखेंगे धारा 39 को कि कब ऐसी अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। तो धारा 39 में जब हमला धारा 38 में निर्दिष्ट प्रकार का नहीं होता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के हमलावर को मृत्यु से भिन्न कोई अन्य क्षति पहुंचाने का अधिकार रखता हो। यानी आत्मरक्षा के अधिकार के मृत्यु दंड शामिल नहीं है जब तक हमला गंभीर या जानलेवा न हो। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है तो आप अपनी रक्षा के लिए उस पर मृत्यु से भिन्न कोई अन्य क्षति पहुंचा सकते हैं, जैसे कि उसे घायल करना या उसे काबू में रखना। इसका अपवाद है कि यदि हमलावर द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने या जान लेने का खतरा हो तो धारा 38 के तहत मृत्यु का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। इसमें सीमाएं भी हैं। इस अधिकार को धारा 37 में निर्धारित सीमाओं के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 39। अब हम देखेंगे धारा 40 को। धारा 40 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना बताता है। प्रारंभ होना, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो यह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, तुरंत शुरू हो जाता है जब किसी भी अपराध की धमकी या प्रयास से शारीरिक संकट की उचित आशंका होती है, तब यह क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और बना रहना, इसका बना रहना कब तक रहता है कि यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि शरीर की खतरे की आशंका खत्म नहीं हो जाती है, तब तक यह बना रहता है। उद्देश्य इसका है कि यह प्रावधान व्यक्तियों को खुद को, दूसरों को और अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाने की अनुमति देता है बिना वास्तविक हमले का इंतजार किए। ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर आपको कोई धमका रहा है या हमला करने की कोशिश कर रहा है तो आप तुरंत बचाव कर सकते हैं, जैसे कि किसी को धक्का देना या गैर घातक तरीके से खुद को बचाना। अगर खतरा खत्म हो जाता है तो बचाव का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 40 तक, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे धारा 41 से धारा 45 तक। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय।